बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 6 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आज हमने थर्मल एनालिसिस स्टार्ट करना है और उस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। थर्मल एनालिसिस के सिलसिले में डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ होती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उनमें से चंद एक टेक्निक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो उस सिलसिले की जो सबसे पहली टेक्निक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, जिसे TGA कहते हैं। थर्मल एनालिसिस के सिलसिले में कौन कौन सी टेक्निक जो हमारे सिलेबस में शामिल है, ये 4 टेक्निक्स हैं। पहली वाली टेक्निक जिसको हम थर्मोग्राविमेट्री कहते हैं TGA, जिसमें हम मेजर करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से किसी भी सैंपल का तो उसकी मैथ में जो चेंजेस आती हैं उसकी बेस पे ये वाला एनालिसिस बेस करता है ये वाला। दूसरे वाला जो है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTS कहते हैं, और ये बेस करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सैंपल और रेफरेंस में टेम्परेचर चेंज आता है उसकी बेस पे ये टेक्निक है। और थर्ड वाली जो है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री DSC, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सैंपल और रेफरेंस के दरमियान जो हीट फ्लो का जो डिफरेंस आता है उसकी बेस पे ये टेक्निक है। और लास्ट वाला जो है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस TMA, तो ये बेस करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सैंपल में डिफॉर्मेशन आती है, जो उसकी डायमेंशंस में जो चेंज आती है उसकी बेस पे ये एनालिसिस है। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जो एक्चुअली आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। तो सबसे पहले इसमें देखिए TGA थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि बेसिकली हम करते हैं सैंपल को हीट अप करते हैं गिवन मास को सैंपल के को, और कॉन्टिन्यूसली इसको लीनियर रेट से आप इंक्रीज कर हीट अप करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या फिज़िकल रिएक्शंस फिज़िकल चेंजेस के रिजल्ट में उसमें मैथ्स में जो चेंज आता है उसी की बेस पे ये वाला एनालिसिस है। तो इसमें हम देखें कि जनरल वे में thermogravmetric analysis, the temperature is heated in a given environment of different gases, for example nitrogen, carbon dioxide, helium, argon, etc. in controlled rate. The change in weight or mass of a substance is recorded as a function of temperature or time. The temperature is increased in a constant rate for known initial weight of sample or substance, and the change in weight is recorded as a function of temperature at different time interval. और इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें जो है ग्राफ प्लॉट होता है वो किसके वर्सेस होता है अगेंस्ट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो हम कर रहे हैं, और दूसरा उसमें जो चेंज इन मैथ के दरमियान जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस कर्व, और या उसको थर्मोग्राम भी कह देते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें बेसिकली आप देखें कि जब किसी भी सैंपल को आप हीटअप करते हैं तो उसमें डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ सकती हैं। इन फिजिकल और चेंजेस केमिकल चेंजेस के रिजल्ट में सैंपल के मैस में चेंज आता है। नॉर्मली उसमें कमी आती है, कुछ केसेस में जो है उसकी मैस इंक्रीज भी हो सकती है। तो कौन सी फिजिकल चेंजेस हैं जिनके रिजल्ट में जो है वो मैस चेंज हो सकता है, बहुत सारी हैं। उनमें मेल्टिंग, वेपराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ट्रांजिशन बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन माइक्रो स्ट्रक्चर इन मेटल एलॉय एंड पॉलीमर। इस तरह से वॉल्यूम चेंजेस हो सकती हैं जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं, एंड चेंज इन मैकेनिकल बिहेवियर जो लास्ट में हम TMA में ये डिस्कस करेंगे। इस तरह से कुछ केमिकल चेंजेस हो सकती हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के रिजल्ट में, जिसमें ऑक्सीडेशन, क्रूजन, डिकम्पोजिशन, डिहाइड्रेशन, केमिसॉर्प्शन, इस तरह की ये वाली चेंजेस आ सकती हैं। तो आपको बताया था कि इन चेंजेस के रिजल्ट में कुछ केसेस में जो है वेट लॉस होता है, कुछ केसेस में वेट गेन होता है। तो वेट लॉस या वेट गेन किन में होता है, तो सबसे पहले देखिए कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट काज वेट लॉस। तो उसमें से सबसे पहले वाली है डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन में आपको पता है ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बड़े मालिक्यूल स्मॉल में चेंज होते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। सेकंड इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के रिजल्ट में जो सिस्टम जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस में चेंज होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस में चेंज होने की वजह से भी वेट लॉस होता है। इसी तरह से देखिए रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ सैंपल टू द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जैसे हाइड्रोजन अमोनिया वगैरह है, तो ये सैंपल के साथ इंट्रैक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं जिसके रिजल्ट में वेट लॉस होता है। इसी तरह से देखिए डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का ऑपोजिट होता है। तो एब्जॉर्प्शन में तो सब्सटेंस जो सैंपल की सरफेस पे कुछ चीज़ एब्जॉर्ब होती है, तो ये इसमें जो है डिसॉर्प्शन होती है, वो रिमूव हो जाती है जिसके रिजल्ट में भी वेट लॉस होता है। इस तरह से देखिए कुछ ऐसी जो है टेक्निक्स हैं जिनके रिजल्ट में वेट गेन भी हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। तो जब कोई सैंपल जो है इंटरेक्ट करता है विद ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, जैसे ऑक्सीजन हो या एयर हो, तो उसके साथ रिएक्ट करके सैंपल की ऑक्सीडेशन होती है जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उसके मालिक्यूल में, जिसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से देखिए एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। डिसॉर्प्शन का ऑपोजिट जो है ये एब्जॉर्प्शन है। तो आपने देखा है कि जब कोई फिजिकल केमिकल चेंजेस आते हैं तो सैंपल के वेट में कमी भी आ सकती है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो उसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल, उसको जब आप हीटअप करते हैं तो आप देखते हैं कि 40 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 5 जो है ये रिमूव हो जाते हैं, और पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है वो ट्राईहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में चेंज होता है। और आप देखें नेक्स्ट 80 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से फर्दर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ट्राईहाइड्रेट जो है वो मोनोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट डिहाइड्रेशन इसकी हो जाती है 180 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपके पास जो है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपके पास आ जाता है। और इसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो आप देखेंगे कि 560 to 770 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये कॉपर सल्फर डिकम्पोज होकर कॉपर ऑक्साइड और इसके साथ ये 2 गैसेस जो है फॉर्म होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। और अगर आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करना रखें तो आप देखें कि टेम्परेचर 770 से 880 के बीच में जो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है। मतलब कॉपर 2 ऑक्साइड जो है कॉपर 1 ऑक्साइड में चेंज होता है, जिसमें पहले वाले में कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, दूसरे वाले में +1 चार्ज है। तो ये चेंजेस आती हैं जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं। इसी को ग्राफ की मदद से अगर आप एक्सप्लेन करें तो इस तरह का एक ग्राफ आपके पास आता है जिसमें वाई एक्सिस पे मैस में जो चेंज है उसको हम लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर में जो इंक्रीज आ रहा है उसको हम लेते हैं। तो आप देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। तो पहले आपने देखा है कि पेंटाहाइड्रेट जो है वो चेंज होता है ट्राईहाइड्रेट में, और ट्राई से मोनोहाइड्रेट, और फिर एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस से भी फर्दर ब्रेक होकर क्यूप्रस ऑक्साइड एंड देन क्यूप्रिक ऑक्साइड, और फिर बाद में क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होते हैं। तो एक इसमें देखिए कि आपके पास इस तरह से जो आता है, इस ग्राफ को आप इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव TGA। फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो है नॉर्मल TGA में जो ग्राफ होता है मैस वर्सेस टेम्परेचर के बीच होता है, जबकि डिफरेंशियल डेरिवेटिव TGA में जो है वाई एक्सिस पे हम डेल्टा M ओवर डेल्टा T, मतलब स्मॉल चेंज इन मैस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो आपके पास देखिए कि इस तरह से जो कर्व्स हैं वो इस तरह से पीक की इन्वर्टेड पीक की फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं जिसमें वेट लॉस होता है। और अगर किसी केस में वेट इंक्रीज हो तो ये इन्वर्टेड पीक जो है ना स्ट्रेट सामने वाली सीधी वाली पीक्स में भी चेंज हो जाती है। तो डेरिवेटिव
TGA की फॉर्म में जो है ये पीक्स ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। इस फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं TGA के ग्राफ को। नेक्स्ट देखिए कि इन जनरल वे में अगर आपके पास जो ग्राफ आता है उसको आप अपने रिज़ल्ट को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका जो एक जनरल ग्राफ जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम किस तरह से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वाला जो है इस ग्राफ में जो है एक पोर्शन है ये वाला A to A डैश वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको हम कहते हैं, इसको प्लेटू भी कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इस पोर्शन में कोई भी सब्सटेंस जो होता है इस टेम्परेचर रेंज जो A और A डैश के बीच में होता है वो इस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस जो है वो स्टेबल होता है। इतना टेम्परेचर पे वो मतलब विस्टैंड कर सकता है, डिकम्पोज नहीं होता, पहले वाला जो है। और इस तरह से देखिए कि जो सेकंड ये जो कर्व पार्ट है, जो कर्व पार्ट स्टार्ट होता है A डैश से B डैश के बीच में, तो ये कर्व पोर्शन जो है जो शो करता है कि इसमें जो है वेट लॉस हुआ है। कितना वेट लॉस हुआ है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि A पॉइंट पे यहाँ से कितनी मास थी, यहाँ से वैल्यू आप देख लेंगे इस तरह से। यहाँ जो B है यहाँ जाके मतलब फिर अगेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेटू की फॉर्म में ये वाला आ गया, तो B पे कितना था, इस तरह से इन दोनों के डिफरेंस से आप निकाल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ से सपोज जो है 10 मिलीग्राम है, इस जगह पे आप देखें जो है 6 मिलीग्राम है, तो जो डिफरेंस है 4 मिलीग्राम। तो इसका मतलब है कि जब आपने हीट किया A से B फॉर्म हुआ, A डैश से B फॉर्म हुआ, तो उसमें जो है 4 मिलीग्राम का मास चेंज आया है। तो इस तरीके से आप वेट लॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। इसके अलावा में एक टर्म इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, PDT, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ये TI इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर जिस पे ये चेंज स्टार्ट हुई है मास लॉस वाले, PDTA से इसको हम कहते हैं। इस तरह से जो फाइनल एक टेम्परेचर होता है, फाइनल टेम्परेचर वो उस टेम्परेचर को कहते हैं कि जिसमें वेट लॉस जो है TI में तो वेट लॉस स्टार्ट होता है और TF पे वेट लॉस जो है वो स्टॉप हो जाता है सैंपल में, और अगेन जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है ये कर्व आना शुरू हो जाती है इसको। और इसके अलावा एक रिएक्शन इंटरवल भी इसमें कहते हैं कि ये A डैश और B डैश के दरमियान जो है डिस्टेंस को हम कहते हैं कि दिस इज रिएक्शन इंटरवल। तो ये एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन है TGA ग्राफ में, तो जिसमें डिफरेंट पोर्शन को आप इस तरह से बता सकते हैं। सेकंड देखिए कि जब आप ये करते हैं TGA करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो थर्मोग्राविमेट्रिक कर्व्स या ग्राफ्स को और अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो है TGA कर्व्स को जो है अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हमने देखें तो दो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें, एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, दूसरा जो है सैम्पल फैक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर को देखेंगे कि कौन से वाले इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर जो है TGA कर्व या TGA थर्मोग्राम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसमें पहले वाला आप देखिए हीटिंग रेट। हीटिंग रेट का मतलब है कि 1 मिनट में आप कितना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब अगर इस वो स्पीड, मतलब जिस स्पीड से आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे कि जैसे 1 मिनट में जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज, उसको हम कहेंगे हीटिंग रेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। तो इस तरह से हीटिंग रेट डिफरेंट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें देखिए कि जो हीटिंग रेट जो है उसकी बेस उसके ऊपर प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप देखिए कि हीटिंग रेट कम है, जैसे इस वाले केस में देखें कि एक आपके पास पॉलीस्टायरीन है सैंपल जिसको हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं, तो उसका देखिए प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 375 डिग्री सेंटीग्रेड है। कब? जब आप उसका हीटिंग रेट 1 डिग्री पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। अगर यही जो है ये रेट अब बढ़ा दें 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो आप देखिए उसका प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 394 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आप देखें हीटिंग रेट से प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर चेंज हो जाता है।
जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें कि हीटिंग रेट जो होता है वो जो है जो कर्व्स है उसकी टीजीए की कर्व जो है उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि सॉरी ये वाला, अब इसमें देखिए ये ग्राफ है। अगर आप देखिए कि ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है ये वो वाला ग्राफ है जब आप ने हीटिंग रेट कम रखा हुआ है। जैसे आप देखें कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से अगर हीटिंग रेट है तो उसमें ये जो कर्व आपको दिखाई दे रही है उसकी एक्चुअली ये पोजीशन हो रही है कि यहाँ से ऐसे करके ये मूव करे। अगर यही आप इसका हीटिंग रेट बढ़ा दें 1 से 5 तो आप देखें कि यहाँ से डिकम्पोज होने की बजाय जो है ये आगे जाके इस जगह पे डिकम्पोज होकर इस जगह का टेम्परेचर आप देखेंगे और है, इस जगह पे और है। इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है ये वाले पॉइंट का टेम्परेचर जो आप देखें 375 है और सी वाले पॉइंट पे आप देखें 394 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से आप देखा कि हीटिंग रेट चेंज करने से टीजीए की कर्व्स जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है या थर्मोग्राम की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और इस तरह देखिए कि जो हीटिंग रेट जो होता है अगर आप बहुत स्लो हीटिंग रेट करते हैं तो वो भी मतलब यूज़फुल नहीं होता। अगर इवन कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम वाला जो है हीटिंग रेट हो तो उसमें आपके पास जो कर्व आती हैं वो इस तरह की आती हैं। जैसे ये एक कर्व है, आप देखिए इसमें जो बेंडिंग आ रही है, जो शो हो रही है वो ना होने के बराबर है, तो आपके पास कोई ख़ास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आती। लेकिन अगर आप जो हीटिंग रेट को जो आप देखें ये बी वाले केस में हीटिंग रेट जो है वो ज़्यादा है ए की निस्बत, तो आप देखें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। और थर्ड वाले में जो है सी वाले केस में हीटिंग रेट और ज़्यादा है, जैसे सपोज जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जो है ये क्लियर आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल जोन और जो कर्व पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इसलिए जो है जब आप टीजीए का एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल के लिए तो हीटिंग रेट जो है वो बहुत स्लो जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इससे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आती। तो एक कंसिडरेबल हीटिंग रेट होना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर टीजीए, फॉर गेटिंग प्रॉपर टीजीए थर्मोग्राम। ठीक है, इस तरह से देखें इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर का सिलसिले का दूसरा जो फैक्टर है जो डिपेंड करती है इसके ऊपर टीजीए कर्व जो है वो डिपेंड करती है उसमें इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर से मुराद है कि फर्नेस में आपने किस किस्म की जो है वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड की है, इनर्ट गैसेस की है या रिएक्टिव गैसेस की है या ऐसी गैसेस की है जो उस रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होती है, तो उसको ओवरऑल फर्नेस एटमॉस्फेयर कहते हैं। और फर्नेस एटमॉस्फेयर जो है इट ग्रेटली इफेक्ट द टीजीए कर्व्स। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखें तो इट विल टेक प्लेस एट मच higher temperature if we use carbon dioxide in the furnace। मतलब अगर फर्नेस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है और हम स्टडी कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो आप देखेंगे तो उस सिलसिले में प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कोई और दूसरी गैस यूज़ करते हैं जैसे नाइट्रोजन है तो उस सिलसिले में PDT मतलब प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से देखिए कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 तरह के रिएक्शन आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन ए वाला जो है जिसमें एक सॉलिड बी सॉलिड में डिकम्पोज होता है और साथ ही गैस रिलीज होती है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन बिल्कुल सेम है लेकिन उसमें क्या है, दैट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। थर्ड सी टाइप का जो रिएक्शन है इसमें सॉलिड ए रिएक्ट करता है बी गैस से एंड देन प्रोड्यूस सी सॉलिड एंड फॉर्म अ डी गैस। ए बी एंड डी टू गैसेस दे आर डिफरेंट इन नेचर। तो 3 डिफरेंट तरह के ये रिएक्शंस हैं।
इनमें अगर आप देखें कि if an inert gas is implied in the furnace atmosphere, मतलब अगर आप फर्नेस में कोई inert गैस रखते हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इस तरह की, या नाइट्रोजन आप कह सकते हैं, तो इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द गैसियस प्रोडक्ट इवॉल्व ड्यूरिंग द थर्मोग्रामेट्रिक रिएक्शंस। तो जो थर्मोग्रामेट्रिक के रिजल्ट में जो रिएक्शन होते हैं उनमें जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको रिमूव करना इसका फंक्शन होता है इनर्ट गैस का। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड, इफ द एटमॉस्फेरिक gas is the same as the gas evolved during the reaction, this affect reaction A and not B। अगर कहते हैं कि जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं फर्नेस के एटमॉस्फेयर में वो वही है जो उस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है, तो उस तरह की गैस, जैसे ये वाली आप देखें ए रिएक्शन में ए बी और ये सी गैस है, जैसे जो सी गैस बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है और एटमॉस्फेयर भी कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो उस सिचुएशन में इस रिएक्शन को जो है एटमॉस्फेयर ऑफ द फर्नेस जो है इफेक्ट करेगी। लेकिन इस वाले केस में जिसमें ए सॉलिड बी में चेंज होता है और सी गैस प्रोड्यूस करता है सेम एज अबव, लेकिन ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो इनके केस में ये वाला नहीं है। आपने देखा था कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और प्रोडक्ट अगर कोई ऐड कर दिया जाए तो वो रिएक्शन बैकवर्ड में मूव करता है इन जनरल वे में लीच एटलस प्रिंसिपल के मुताबिक। तो इसमें देखिए कि जो ऑलरेडी इसमें जो है सी गैस यहाँ से जो प्रोड्यूस हुई है इसमें ऑलरेडी पहले से सी गैस है एज एटमॉस्फेयर, तो ये वाला रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। तो इसकी जो टीजीए ग्राफ जो है इसका है सी गैस वाले एटमॉस्फेयर वाली गैस अगर आप यूज़ करेंगे तो और होगा, अगर कोई ऐसी गैस यूज़ करते हैं जो सी वाली गैस नहीं है तो उस वाले सिचुएशन में इसका ग्राफ और तरह का होगा। तो एटमॉस्फेयर फर्नेस की है वो भी अफेक्ट करती है थर्मोग्रामेट्रिक कर्व्स को या थर्मोग्राम को। तो इसी तरीके से देखिए थर्ड फैक्टर जो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में आता है इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं यूजुअल प्रैक्टिस is to maintain the nature of the surrounding gas constant as possible throughout the experiment। मतलब जब आप थर्मोग्रामेट्रिक किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हमारी बेसिक जो है जो रिक्वायरमेंट या हमारी कोशिश होती है कि थ्रू आउट द एनालिसिस जो गैस है वो कांस्टेंट रहे, उसकी कंसंट्रेशन मतलब सेम ही रहे। तो द कॉमन एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व इन द थर्मोग्रामेट्री जो है उस तीन तरह की मतलब एटमॉस्फेयर उनको कह सकते हैं। एक हम कहते हैं स्टैटिक एयर, इसी तरह से डायनामिक और इनर्ट गैस। स्टैटिक में क्या होता है कि एयर जो है एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द फर्नेस, मतलब वो फ्लो कर सकती है थ्रू द फर्नेस। और इस वाले में क्या होता है सेकंड डायनामिक वाले में दिस टाइप कंप्रेस्ड एयर from the cylinder is allowed to pass through the furnace, मतलब इसमें फोर्स किया जाता है गैस एयर को टू पास थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिमूव करना मकसद होता है। जबकि पहले वाले केस में जो है प्रेशर के साथ एयर नहीं होती, जैसे रूम टेम्परेचर में है वैसे ही प्रेशर होता है इसका, तो इसको हम स्टैटिक एयर, दूसरे वाले को डायनामिक। इस तरह से इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए हम ख़ास किस्म की जो है वो गैसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई ऑक्सीजन फ्री, या इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह हो, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए सैंपल होल्डर ज्योमेट्री थर्ड जो है पार्ट इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर का जो टीजीए कर्व्स को अफेक्ट करता है, दैट इज सैंपल होल्डर ज्योमेट्री। The geometry of the sample holder can change the slope of TGA curve. Generally, shallow dishes prefer over cone-shaped because there is a rapid exchange of gases between sample and surrounding atmosphere। कि जो शैलो होते हैं कम गहरे जो सैंपल होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं जो डीप या टाइप के सैंपल होल्डर में, किस लिए कि इसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से हो सकती है
इसलिए हम शैलो पैन को जो है वो कोन के ऊपर प्रेफर करते हैं। इसी तरह से देखिए कि व्हेन द एटमॉस्फेयर कंटेन सेम गैस दैट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द reaction, then the geometry of the sample holder has no effect on the shape of TGA। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन को देख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और जो एटमॉस्फेयर जो हम फर्नेस में अप्लाई की वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो उस वाली सिचुएशन में शेप चाहे जैसी मर्जी हो, शैलो पैन हो, कोन शेप टाइप के सैम्पल होल्डर हो, तो वो उस वो डिपेंड उसके ऊपर जो है TGA कर्व जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। इसी तरह से देखिए कि सैम्पल होल्डर जो है वो किन चीज़ों से बने हो सकते हैं, वो ग्लास के हो सकते हैं, एल्यूमिना या सिरेमिक के भी हो सकते हैं। तो इसमें जो जिस मटेरियल के जो है ये सैम्पल होल्डर बने होते हैं उनके ऊपर भी जो है ये डिपेंड करती है। जैसे ये देखिए कि एक ये ग्राफ जो आपको दिखाया हुआ है, एक जो डॉटेड फॉर्म में जो ग्राफ है ये उस वक्त है जब आपने जो है सैम्पल होल्डर क्वार्ट्स यूज़ किया, क्वार्ट्स से बना हुआ यूज़ किया। लेकिन अगर देखिए यही अगर आप पोर्सलिन से बना हुआ सैम्पल होल्डर देखें तो उससे आप देखिए ये क्लियर जो है प्लेटू ये जो चेंज फिर अगेन इस तरह से जो है ये बड़ा क्लियर सा ये ग्राफ आता है TGA का, अगर आप कौन सा पोर्सलिन वाला सैम्पल होल्डर यूज़ करें। तो इसमें आपने देखा है कि सैम्पल होल्डर की जो शेप के साथ साथ सैम्पल होल्डर का मटेरियल जो है उसके ऊपर भी TGA कर्व जो है डिपेंड करती है। सेकंड टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सैम्पल के हैं कि सैम्पल की जो है कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं कि TGA कर्व को जो डिपेंड करते हैं। पहले वाला है वेट ऑफ द सैम्पल। वेट ऑफ सैम्पल भी जो है अफेक्ट करते हैं TGA कर्व को। स्मॉल सैम्पल जो होते हैं दे आर प्रेफर्ड ओवर लार्ज सैम्पल। जैसे अगर आप देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप 18 मिलीग्राम लें तो उस वाले में देखिए आपने देखा था कि इसमें जो डिहाइड्रेशन के 3 स्टेप से पहले 5 में से 2 निकलते हैं तो ट्राईहाइड्रेटेड फॉर्म में बचता है, उसमें से 2 निकलते हैं तो मोनोहाइड्रेट बनता है। तो जब आप कहते हैं कि ज़्यादा मैस यूज़ करते हैं तो वो जो ट्राईहाइड्रेट वाला प्लेटू है वो उसमें ऑब्जर्व नहीं होता, डायरेक्ट 5 से जो है वो मोनो वाला आ जाता है। लेकिन अगर आप देखिए यही इसका जो है मैस जो है आप 18 से कम करके जो है 0.4 to 6 मिलीग्राम यूज़ करें तो आपके पास तीनों आ जाते हैं कि पहले जो 5 है, फिर 3 वाटर मॉलिक्यूल वाला, 1 वाला और फिर एनहाइड्रस, ये सारे जो है क्लियर होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप TGA लें करना हो तो उसके लिए आपको सैंपल जो है वो कम मिकदार में लेना चाहिए। इस तरह से जो पार्टिकल साइज़ का मतलब है कि पार्टिकल छोटे साइज़ के हैं या बड़े साइज़ के हैं, वे भी TGA कर्व को आल्टर कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि व्हेन स्मॉल साइज पार्टिकल are taken, then decomposition takes place earlier as compared to when we take large size particles। तो प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर स्मॉल साइज़ के पार्टिकल साइज़ हो सैंपल के, और बढ़ जाती है अगर बड़े साइज़ के हो। इस तरह से देखिए कि फॉर द ग्राउंड मैस देयर occurs continuous weight loss between 150 to 850। और अगर आप देखिए कि जो है आपके पास जो सैंपल है उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ है, पाउडर फॉर्म में है, तो आप देखें जैसे ये ऊपर वाला जो कॉपर सल्फेट वाला जो है तो आप देखते हैं 150 से लेके 850 तक कॉन्टीन्यूसली मैस में चेंज आती है। लेकिन अगर जो है वो ग्राउंडिंग की है, बिगर साइज़ का है, तो आप देखें उसमें जो है देयर इज़ मच रैपिड डिकम्पोजिशन एट 600 to 700। मतलब उसमें जो 600 से 700 पे एकदम से चेंज आती है, उससे पहले नहीं आते। जबकि दूसरे वाले में आपने देखा कॉन्टीन्यूसली 150 से 850 तक कॉन्टीन्यूसली चेंज आती है। तो इसका मतलब है कि जो अगर आप सैंपल लेंगे तो उसको बड़े पार्टिकल साइज़ भी होनी चाहिए, स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। इसी तरह देखिए डिक्रीज इन पार्टिकल साइज इज आल्सो लोअर द टेम्परेचर एट विच डिकम्पोजिशन चेंजेस। वो जो हमने पहले देखा था प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कम होती है स्मॉल साइज पार्टिकल साइज के सैंपल के लिए, और ज़्यादा होती है जब आप
आपके सैंपल का साइज़ क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इसी तरह से देखें थर्ड फैक्टर जो है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो उस कुछ केसेस में हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उससे भी जो है होता है। एक्सोथर्मिक के केस में जब हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर जो है सैंपल का, उसका टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो सैंपल का टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर से ज़रा कम हो जाता है। दोनों सिचुएशन में जो है वो आपके पास जो है थोड़ा सा एरर ये वाली चीज़ देती है। इस तरह से देखिए कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंपल, अगर आप जो है सैंपल को जो बहुत कॉम्पैक्ट करके उसमें प्लेस किया हुआ है, दबा के अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है, उसकी निस्बत अगर आप देखें कि जो लूज फॉर्म में है तो आप देखेंगे कि प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कॉम्पैक्ट सैंपल के लिए ज़्यादा होती है, जबकि लूज सैंपल के लिए कम होती है। तो इसमें इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि सैंपल जो है दैट शुड बी इन लूज फॉर्म। इस तरह से देखिए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल के ऊपर भी जो है टीजी का डिपेंड करती है। जैसे जो है आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को 2 तरीके से हासिल कर सकते हैं। एक तो आप इसको जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, दूसरा जो है नेचर में भी ये वाला पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में अगर आप देखें तो उनका प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यू जो है प्रेसिपिटेशन के रिजल्ट में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है उसकी वैल्यू और होगी, और नेचुरली जो फाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से देखिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो थर्मोग्राविमेट्री में यूज़ की जाती है उसके लिए आप देखेंगे तो जो कौन कौन से उसके जो कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें एक जो है थर्मो बैलेंस जो है वो यूज़ की जाती है मॉडर्न थर्मो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। उसके जो है सामने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक सैंपल होल्डर होता है जिसमें सैंपल रखते हैं, दूसरा फर्नेस होता है, फर्नेस से सैंपल को जो जिस फर्नेस में रखते हैं वो वाली, और इसी तरीके से देखिए कि फर्नेस टेम्परेचर मेजरमेंट एंड प्रोग्रामर, जिसमें जो फर्नेस के टेम्परेचर को जिस से हम कंट्रोल करते हैं काम ज़्यादा और उसको रिकॉर्ड करते हैं वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग बैलेंस ये, और रिकॉर्डर जो ग्राफ प्लॉट करता है चेंज इन मास वर्सेस इंक्रीज इन टेम्परेचर के वजह से जो है, तो ये कुछ इसके कंपोनेंट हैं जो किसी भी थर्मोग्राविमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। ठीक है, ये एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आप देखें ये वाली होती है। तो इसमें आप देखें इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, जैसे आप देखिए कि ये जो शेडेड है ये है आपको फर्नेस दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसके नीचे जो है ये आपके पास है एक जो ब्लैक वाला स्ट्रिप है ये टेम्परेचर सेंसर है, और जो वाइट वाला है इसमें हम जो है सैंपल होल्डर है जिसमें आप सैंपल रखते हैं और जो कनेक्टेड होता है रिकॉर्डिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, और जो फर्नेस है उसके साथ एटमॉस्फेयर कंट्रोल होता है, जिसके रिजल्ट में हम जो है इसके अंदर जो गैस होती है जो सैंपल का एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से बनता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। भी इनर्ट गैस का है या रिएक्टिव गैसेस का है या एयर का है ऑक्सीजन का है, उसको आप इससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से देखिए फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्राम में है कि यहाँ से जो थर्मल फर्नेस का जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं लीनियर वे में एक ख़ास रेट के साथ, उसको हम इससे एडजस्ट करते हैं। तो आप देखें कि जो सैंपल को जब आप हीट करते हैं, जो हीट सैंपल का जो टेम्परेचर होता है वो सेंसर से हम मेजर करते हैं, जो डायरेक्टली एक जो है वो रिकॉर्डर को अपनी रीडिंग यहाँ से ये देते हैं। रिकॉर्डर जो है इसकी वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इस तरह से जो दूसरा जो रिकॉर्डिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग जो है वो बैलेंस कंट्रोल और बैलेंस कंट्रोल से रिकॉर्डर में आती है। जो वैल्यूज़ जो हैं ये वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस पे डाटा जो है ये बैलेंस वाले से आता है, एक्स एक्सिस पे जो है वो ये टेम्परेचर से आता है। तो इससे आपके पास एक थर्मोग्राम आता है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है मॉडर्न थर्मो बैलेंस की।
ठीक है। तो इसमें जो थर्मल बैलेंस जो आप बैलेंस यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली है कि शुड हैव हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इसके साथ कोई दूसरे कंपोनेंट इसके साथ रिएक्ट ना करे, या हाई टेम्परेचर या हाई इलेक्ट्रिक करंट पे मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। दूसरा आप देखें इट शुड हैव रैपिड रिस्पांस, मतलब जो है रिस्पांस क्विक होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है कि इट शुड बी सिंपल टू ऑपरेट, आसानी से मतलब आप इसको ऑपरेट कर सकें, वर्सटाइल हो, और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जिससे आप स्टडी कर सकें, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरह से जो है टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±1%, मतलब टेम्परेचर जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें जो एरर के चांसेस ±1% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह से वेट लॉस भी जो है उसकी एक्यूरेसी भी 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो क्रूसिबल है दैट शुड बी लोकेटेड विद इन द हॉट जोन ऑफ द फर्नेस, सबसे ज़्यादा हॉट जोन में जो है वो लोकेटेड होना चाहिए। इसी तरह से देखिए दे शुड बी एनी केमिकल अटैक ऑफ वॉलेटाइल, जब रिएक्शंस होते हैं उसमें कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म होती हैं वो फर्नेस के डिफरेंट पार्ट के साथ, बैलेंस के डिफरेंट पार्ट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो उसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं उसे करना चाहिए, मतलब इस तरह के इसका मटेरियल हो। इसी तरह देखिए शुड हैव फैसिलिटी ऑफ रैपिड हीटिंग, इस मतलब जो है इसमें आप रैपिड हीटिंग का ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए कि बहुत आप काफ़ी सारे जो है TGA के एनालिसिस आप जल्दी कर सकें। और इसके अलावा देखें कि हीटिंग रेट शुड बी लीनियर, मतलब जो है कॉन्टीन्यूसली वे में रिप्रोड्यूसिबल फॉर्म में जो है हीटिंग रेट होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए रिकॉर्डिंग टेम्परेचर शुड बी आइडियल टेम्परेचर ऑफ सैंपल, मतलब जो है वो वाला जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करके जो जिसकी वजह से ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो टेम्परेचर सैंपल का ही टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि सैंपल और जगह पड़ा हो टेम्परेचर किसी और जगह का मतलब उधर रिकॉर्डर में जा रहा हो। तो इस तरीके से ये वाला है। इस तरह से देखिए जो सैंपल होल्डर आप यूज़ करते हैं, geometry, size, material of the sample holder crucible have important effect on TGA curve, ये भी उसका भी बहुत ज़्यादा साइज है। The size of the sample, size and shape of the sample holder depend on the nature, weight of the sample and the maximum temperature, इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो साइज़ और उसकी शेप डिपेंड करती है कि वो उसका वेट किस तरह कितना लेना है, नेचर किस किस्म की है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप कितना हासिल करना चाहते हैं। इस तरह से मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल होल्डर और ग्लास, एल्यूमिना, स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, इन चीज़ों से मतलब सैंपल होल्डर बने हो सकते हैं। सैंपल होल्डर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इनकी ये कुछ टाइप्स हैं। पहले है शैलो पैंस, शैलो पैंस जो होते हैं कब होते हैं, दे आर जनरली यूज फॉर द सैंपल वेयर इट बिकम नेसेसरी टू एलिमिनेट डिफ्यूजन और एज अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप, जिसमें डिफ्यूजन एज अ रेट कंट्रोलिंग के इफेक्ट को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, उस केस में आप शैलो पैन आप यूज़ करते हैं। वॉलेटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन कैन डिफ्यूज फ्रॉम द सरफेस इमीडिएटली, मतलब क्या है शैलो पैन में क्या है जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होती है वॉलेटाइल दैट कैन डिफ्यूज क्विकली, तो जो डिफ्यूजन को प्रोहिबिट करती है। इसी तरह से देखिए डीप क्रूसिबल जो है कब हम यूज़ करते हैं, दे आर एम्प्लॉयड सच केसेस वेयर साइड रिएक्शन या पार्शियल इक्विलिब्रियम इज रिक्वायर्ड, जिसमें साइड रिएक्शन या पार्शियल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड हो तो उस वाले केस में आप डीप क्रूसिबल यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो है लूजली कवर्ड क्रूसिबल हम यूज़ करते हैं, ये कब होती है जब आप सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेयर स्टडीज़ करना चाहते हैं। और इस तरह से रिटॉर्ट शेप के क्रूसिबल आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने बॉइलिंग पॉइंट की स्टडीज़ करनी होती है। एक रिटॉर्ट की एक शेप क्रूसिबल की ये शेप एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। इस तरह से जो फर्नेस होती है उसके बारे में, जो फर्नेस एंड द कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लीनियर हीटिंग रेट। लीनियर हीटिंग रेट का मतलब क्या है कि कॉन्टीन्यूस वे में जो है
टेम्परेचर इंक्रीज़ करे। मतलब ये नहीं है कि शुरू में जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से हो, फिर बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती जाए या कम होती जाए, तो उसको लीनियर नहीं कहेंगे। लीनियर में एक जैसा ही चेंज आता है। इस तरह से देखिए कि डिफरेंट टेम्परेचर हासिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कैंथल या निक्रोम हम यूज़ करते हैं, निकल क्रोमियम की एक वायर को हम यूज़ करते हैं। इस तरह से फॉर टेम्परेचर बिटवीन 1115 के लिए आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम या प्लेटिनम इरिडियम एलाय यूज़ करते हैं। एक्चुअली इनका जो है थर्मोकपल बना के इनसे टेम्परेचर हम नोट करते हैं। इसी तरह से देखिए फॉर टेम्परेचर अबव 1700 तो आपके पास जो है वो टंगस्टन और मोलिब्डेनम जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो टेम्परेचर मेजरमेंट कैन बी डन बाय अ नंबर ऑफ वेज। फॉर मेजरिंग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रोमल और एलोमल थर्मोकपल जो है यूज़ किए। थर्मोकपल में दो वायर्स जो है हम यूज़ करते हैं, उनके एक एंड को जो है वो कोल्ड एंड होता है, एक हॉट एंड होता है। कि दोनों की बेस पे जो है उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पे उसमें जो थर्मल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें जो चेंज आता है उसकी बेस पे हम ये टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो उसमें ये वाला इस तरह से देखिए, अगर फॉर हायर टेम्परेचर टंगस्टन और रिहेनियम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। मतलब ये दो वायर्स टंगस्टन की रिहेनियम की जो है इनके थर्मोकपल यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट थर्मोकपल शुड बी प्लेस्ड नियर द सैंपल। मतलब थर्मोकपल जिससे आप ये टेम्परेचर मेजर करते हैं वो बिल्कुल सैंपल के करीब हो, ताकि जो टेम्परेचर नोट हो वो सैंपल का ही हो। इस तरह से इसकी जो एप्लीकेशन है काफ़ी सारी है। इस पर यूज़ किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटल ऑफ वेरियस एटमॉस्फेयर। इस तरह से वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइट फील्ड्स। इट इज़ यूज in roasting and calcination of material. It is used in distillation and evaporation. It is used to study the pyrolysis of petroleum and wood, and it is also used for determination of moisture, volatile and ash contents of a system. It is used in the determination of rate of evaporation and sublimation, and TGA is used for the decomposition of explosive material. And this is all about today's lecture. So thank you very much.